पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने पिछले दिनों जल जीवन मिशन में एक महाघोटाले का खुलासा किया था और जब मैंने ये खुलासा किया था उस वक्त के भी मेरे शब्द आप याद कर लीजिए। मैंने कहा था ये एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के तमाम महाघोटाले भूल जाएंगे और इस घोटाले के खुलासे के बाद, जल जीवन मिशन में हुए खुलासे के बाद, जिस तरह से आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बौखला गए। उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, उनके प्रमुख सचिव बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, रश्मि मेटेलिक वाले बौखला गए, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी, मेरे ऊपर एक विधायक से एफआईआर करा दी। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि सरकार जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे से बौखला गई है, घबरा गई है और एनआरएचएम घोटाले में जिस तरह से हत्याएं हुई थी, जिस तरह से सबूतों को मिटाने की तमाम कार्रवाइयां हुई थी, मैं आज इस पत्रकार वार्ता में कहना चाहता हूं वो घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती हैं। वैसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं इस घोटाले को रोकने के लिए। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी की सरकार को कहना चाहता हूं, आप जितने चाहे मुकदमे कर लीजिए, जितनी बार चाहे जेल भेज लीजिए, जितने चाहे आप नोटिस भिजवा लीजिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार का खुलासा एक नहीं 1000 बार करूंगा। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े भुगतने के लिए तैयार हूं। और मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, इन नोटिसों को पाने के बाद भी आज दोहरा रहा हूं कि यह घोटाला महाघोटाला है और इसमें आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनके प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, रश्मि मेटेलिक कंपनी और सरकार के तमाम एम्प्लॉई शामिल हैं, तमाम अधिकारी, आलोक कुमार सिन्हा जो इनका एससी है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। मैं इन बातों को आज फिर से दोहरा रहा हूं और इनकी नोटिसें पढ़ रहा था मैं, तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि साहब आपने योगी बाबा और 40 चोर कह दिया, इसलिए मुझे दुख हुआ। जो सरकार ऑक्सीमीटर का घोटाला करे, जो सरकार थर्मोमीटर का घोटाला करे, जो सरकार बच्चों के 8 लाख के वेंटिलेटर को 22 लाख में खरीदे, जो सरकार बच्चों के मिड डे मील का पैसा खा जाए, जो सरकार बच्चों के सरकारी स्कूल का पैसा खा जाए, जो सरकार 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदे, जो सरकार 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा में बच्चियों के खाने का पैसा डकार जाए, उसमें तो 40 नहीं कई 100 अधिकारी शामिल होंगे। मैंने तो सिर्फ अली बाबा और 40 चोर कहा। मैंने तो सिर्फ यह कहा कि योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। दरअसल मुझे तो यह कहना चाहिए कि योगी बाबा और हजारों चोर की सरकार चल रही है। इसमें कितने कितने चोर शामिल हैं। दूसरा उनका अधिकारी है, उसने कुछ कहा, अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। यह है, मैं उस दिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे उनके ऊपर दया आ रही थी। मुझे तो लगा आदित्यनाथ जी ने बड़ी समझदारी से देखकर समझकर इनको मंत्री बनाया होगा, लेकिन मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं। वो रश्मि मेटेलिक की सफाई दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमने अपनी ओर से कोई टेंडर नहीं दिया, एक तरफ वो कह रहे हैं हमने कोई ठेका नहीं दिया, और दूसरी तरफ रश्मि मेटेलिक के समर्थन में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे करते रहे। आपका क्या इंटरेस्ट है मैं फिर दोहरा रहा हूं और मैं एक एक करके बता रहा हूं। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी ने
ये आरोप लगाया कि बड़ी रेपुटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसका ये पहला पेपर है। 10 फरवरी 2012 को रेलवे में 1000 करोड़ की चपत लगाने के लिए सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। 1000 करोड़ के घपले और घोटाले में सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक पे मुकदमा दर्ज किया है। दूसरा कागज यह है, रश्मि मेटेलिक के ऊपर 30 करोड़ की चोरी में, कर चोरी में 18 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज हुआ है। 18 जनवरी 2013 को इसी कंपनी पर 30 करोड़ की कर चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। तीसरा, 4.5 करोड़ की कर चोरी में डीआरआई ने इनके ऊपर अरेस्ट किया, मुकदमा दर्ज किया, और सिर्फ मुकदमा दर्ज किया नहीं, 27 नवंबर 2019 को इनके मालिकान को, इनके एम्प्लॉइज को गिरफ्तार करने का काम किया है। तो ये इस कंपनी के पैरवी में आप खड़े हैं। ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी के बारे में आप सफाई दे रहे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, उनका अधिकारी आ जाते हैं अनुराग श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं 29 साल का उनका सरकारी जीवन हो गया, बड़ा बेदाग जीवन है। जब ये कमिश्नर थे तो इन्होंने, हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी इनके ऊपर ऑर्डर की है एज ए मेरठ कमिश्नर। ये वही अनुराग श्रीवास्तव हैं जो अपने 29 साल की नौकरी को बेदाग बता रहे हैं। दूसरा, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बस्ती के डिविजनल कमिश्नर और अनुराग श्रीवास्तव जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं उनको ट्रांसफर किया था, क्योंकि उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया था। ये इन लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कोई काम नहीं दिया गया, मैं बार बार दिखाया था कागज, शायद महेंद्र सिंह जी देख नहीं पाए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं रश्मि मेटेलिक को कोई टेंडर नहीं दिया गया, रश्मि मेटेलिक को पाइप सप्लाई का कोई काम नहीं दिया गया, तो मेरे सिर्फ इस पत्र का जवाब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दे दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं महेंद्र सिंह जी, आप आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री हैं, और मैं सुन रहा था कि भाजपाई कभी कभी बचकानी बातें करते हैं, कह रहे हैं संजय सिंह आरोप लगा के भाग गए, ये हो गया वो हो गया। अरे आदित्यनाथ जी से तो पूछ लेते, 9 मुकदमा लिखा था उन्होंने, तो जाके विधानसभा में मैं बैठ गया था। सच के लिए लड़ता हूं और किसी से डरता नहीं। इस पत्र का जवाब आप दे देना। आपकी नोटिसों से तो मैं बहुत थर-थर कांप रहा हूं जब से सारी नोटिस आपने भेजी है। ऐसा मालूम पड़ रहा है रोज अखबार में छपवाना, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें आप कह रहे हैं उनको कोई टेंडर नहीं दिया गया। ये आपके अधीक्षण अभियंता आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है। ये आलोक कुमार सिन्हा अधीक्षण अभियंता लिखा हुआ है साफ तौर से, SWSM। ये SWSM जल जीवन मिशन योजना के अधीक्षण अभियंता का हस्ताक्षर है। ये पत्र है 10 अप्रैल 2021 का, 10 अप्रैल 2021 का। ये चिट्ठी है परियोजना प्रबंधक SCL SMC JV, इस कंपनी को चिट्ठी लिखा गया है और इसमें लिखा गया है, दी गई विशिष्टियों के अंतर्गत रश्मि मेटेलिक्स लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक
इतना के साथ संलग्न क्यूएपी का निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। तो जब आपने पाइप सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया, जब आपने कोई ठेका रश्मि मेटेलिक को दिया नहीं, तो रश्मि मेटेलिक के बारे में आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई क्यों दे रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी? और ये आपके ही विभाग का अधिकारी, इसने क्यों लिखा कि रश्मि मेटेलिक के लिए क्यूएपी जारी की जाए? इसने क्यों लिखा कि उससे पाइप सप्लाई लिया जाए? इसने क्यों लिखा रश्मि मेटेलिक के लिए कि इससे सामान खरीदे जाएं? जब आपका कोई लेना देना नहीं है तो सरकारी चिट्ठी है, आपका अधीक्षण अभियंता लिख रहा है। इसके बाद जो ये अधिकारी है, इस अधिकारी पर अकेले संजय सिंह ने नहीं, मैं बताता हूं कि कैसे कैसे आरोप इनके ऊपर लगे। मनमाने ढंग से की गई विभागीय जांच निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के संबंध में ये माननीय देवेंद्र सिंह भोला सांसद एवं विधायक श्रीमती कमला रानी वरुण, इनकी चिट्ठी है 3/10/2017 की। उसके बाद एक चिट्ठी है लक्ष्य सिंचाई के प्रमुख सचिव को 24/7/2017 की। फिर एक चिट्ठी है तत्कालीन मंत्री शिवाकांत ओझा जी की 22 जून 2017 की। फिर एक चिट्ठी है 17/6/2017 की प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के निर्देश पर। फिर एक चिट्ठी है 8/6/2017 की। फिर एक चिट्ठी है 5/6/2017 की। और ये सब प्रमुख सचिव को मार्क है। उस समय कोई प्रमुख सचिव दूसरे रहे होंगे, अब जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं वो अनुराग श्रीवास्तव हैं। फिर एक चिट्ठी देवेंद्र सिंह भोले जी की है, सांसद जी की। और ऐसी तमाम चिट्ठियां एक अधिकारी के भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, आलोक कुमार सिन्हा, और उसी को आपने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बना रखा है। उसी के जरिए रश्मि मेटेलिक को तमाम काम दिए जा रहे हैं। और ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी मैंने नहीं लिखा, ये कानपुर देहात के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के हैं, मेरी पार्टी के नहीं हैं। और इन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी अरविंद सचान एडवोकेट ने मुख्यमंत्री को लिखी है। ये मुख्यमंत्री की चिट्ठी है। आप मुझे बताइए, एक अधिकारी के बारे में इतनी सारी जानकारियां और भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं सुनने को तैयार हैं। अब एक नया मामला मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्या किया है। दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम के लिए जल जीवन मिशन योजना में बड़ा बड़ा काम दिया गया। एक एक जिले में 80 लाख, 85 लाख, 1-1 करोड़ का काम दिया गया। और उस काम के लिए इन्होंने टेंडर निकाला, ई टेंडर। आप सब लोग जानते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया इस समय ई टेंडरिंग के जरिए हो रही है, ऑनलाइन होता है सब कुछ। ये निकाला गया, इसमें 180 एनजीओ का लगभग चयन किया गया और एक एनजीओ को 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे ऐसे धनराशि का उनको ठेका दिया गया, उनको काम दिया गया कि आपको जल जीवन मिशन के बारे में जागरूकता अभियान चलाना है, फैलाना है, गांव-गांव में जाना है, प्रचार करना है। समय भी इसका निर्धारित किया गया कि 1 साल के अंदर इसको पूरा करना है। और इसमें जो शर्तें रखी गई, टेंडर की शर्तों में साफ तौर पे कहा गया कि इसमें ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाए, ऐसी सामाजिक संस्थाएं, ऐसे एनजीओ का चयन किया जाए जिनका जल के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, जिनका वाटर के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाएगा।
लेकिन 60% से ज्यादा संस्थाएं इसमें ऐसी चयनित की गई जिनके पास वो मानक पूरे ही नहीं करते जो आपने टेंडर के नियमों में लगा रखे हैं। ऐसे तमाम एनजीओ को आपने काम दे रखा है। और आप देखिए, ये तमाम एनजीओ क्वालिफाइड हैं और इसमें ई टेंडरिंग का प्रोसेस है। और इन्होंने लिखा क्या है, हार्ड कॉपी में दर मिली इनको, हार्ड कॉपी में दर मिली इनको, हार्ड कॉपी में दर। तो जब ऑनलाइन सब कुछ था तो हार्ड कॉपी में आपने दर कैसे ली? ये सारा कुछ देखिए आप। ऐसी तमाम संस्थाओं को मैंने, जो चयनित संस्थाएं हैं उसमें मैंने मार्क किया है, हार्ड कॉपी में आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप? अपने मनचाही, अपने पसंदीदा संस्थाओं को, नियमों को त्याग पे रख के आप काम देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? फिर मंत्री जी ने कहा कि संजय सिंह जी ने पता नहीं कैसे कह दिया कि 1,20,000 करोड़ की योजना है। अरे एक नहीं, कई बार आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है वांछित धनराशि, वो मोबाइल दे दीजिए, वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बताइए, आप ही लिख के दे रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें तमाम जगहों पे वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़ रुपए, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जो योजना है वो करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की है। ये सब प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। इसके सारे कागजात आप लोग भी देख सकते हैं। सरकार का जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जल जीवन मिशन योजना का, उसमें दिया हुआ है कि 1,20,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित राशि होगी अगर ये पूरी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है। तो आप मुझे बताइए, आप एनजीओ को काम देने के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, जल निगम जैसी संस्था को तो आपने मार दिया बिल्कुल। जिस संस्था का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, ट्यूबवेल लगाने का, वाटर हेड टैंक बनाने का, पाइपलाइन बिछाने का, उस संस्था को आपने 2 भागों में बांट दिया। उसके एम्प्लॉय दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तनख्वाह पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उस संस्था को आपने काम नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया उसका भी कारण मैंने आपको बताया था। वो सारे कागजात पिछली बार भी दिखाए थे, आज भी लेके आया हूं, आज भी दिखा सकता हूं। जो हमारा जल निगम विभाग कार्य कराता है उससे 30%, 40% एबव रेट पे जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। 40% एबव रेट पे। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1,20,000 करोड़ की योजना है तो इसमें पूरा जो भ्रष्टाचार की आपने योजना तैयार की है वो तो 30-40 हजार करोड़ की योजना आपने तैयार कर ली है। बंदरबाट चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक खेल जारी है आपका। तो मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएगी, आंदोलन चलाएगी। और हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि ये पानी चोरी का मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। बालू अड्डा में लोग दूषित पानी की वजह से मर जाते हैं, अस्पतालों में बीमार होकर पड़ते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदित्यनाथ जी की सरकार घर घर पानी पहुंचाने की योजना में भी भ्रष्टाचार कर रही है, लूटखोरी कर रही है और उनके तमाम अधिकारी और मंत्री मिलकर यह काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डाला जाता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, मेरी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत लोकायुक्त में भी कर दी गई है और इसमें हम न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये एनआरएचएम घोटाले से बड़ा महाघोटाला है, महाघोटाला है। और इसलिए इसमें जिस हद तक कार्रवाई करनी पड़ेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। वहां हम लोग जाएंगे। 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के अंदर मटका फोड़ो आंदोलन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा। यह मटका फोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में किए गए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। यह मटका फोड़ आंदोलन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दूषित पानी मिल रहा है और जो उसको पानी पहुंचाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके खिलाफ होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी करेगी। नंबर 1, 25 तारीख। और दूसरा, 14 अगस्त को एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा लखनऊ के सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने की। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हम लोग 1 साल तक लगातार शहीदों की याद में, देश की आन बान शान तिरंगे की शान में, अपने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए 1 साल तक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और जो भी कार्यक्रम करेंगे उसमें देश के वीर सपूतों के योगदान को और राष्ट्रवाद की हमारी क्या अवधारणा है इसके बारे में उसमें लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसको लेके अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब बच्चों की अच्छी शिक्षा है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब नौजवानों को नौकरी है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब किसानों को उसके फसल का दाम है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब माताओं बहनों के लिए महिलाओं की सुरक्षा है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब गरीब के घर में रोशनी हो, 24 घंटे रोशनी हो और निःशुल्क हो, मुफ्त में बिजली दी जाए। ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम इस 1 वर्ष तक जो 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग आयोजन कर रहे हैं इसमें हम लोग पहुंचाने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कोई भी योजना अगर मान लीजिए 2000 करोड़ की बन रही है, तो अगर मंत्री इतना अनभिज्ञ है कि उसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि नीचे क्या हो रहा है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हजारों करोड़ की योजना है कि आप दीवार लेखन कीजिए, आप नुक्कड़ नाटक कीजिए, आप जा जाके गांव में आयोजन कीजिए, आप इस मिशन के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। तो इसमें मेरा सीधा आरोप है कि मंत्री जी, उनके प्रमुख सचिव, उनके अधिकारी, सारे लोग इसमें शामिल हैं।
सारे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और आप देखिए इसमें तमाम ऐसे संस्थाओं का नाम दिया गया जिनका नाम ही पढ़ के आप जो है समझ जाएंगे कि इन्होंने कितना काम किया है। ये मैं आपको लिस्ट दे दे रहा हूं, आप देख के इसमें जान जाएंगे कि कौन सा इन्होंने पानी के क्षेत्र में क्या काम किया है। शिक्षा भारती, मतलब ऐसे तमाम संस्थाएं आप देखिए। डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं और उनको पानी के काम में ठेका दिया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी और क्षेत्र में, ऐसे जो मानक उसमें निर्धारित था उसमें सबसे पहला यह था कि भाई पानी के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो। अभी आपको लिस्ट दे देंगे, ये पूरी लिस्ट में दे रहा हूं। लगभग 60% संस्थाएं इसमें ऐसी हैं जो कि मेरे हिसाब से मानकों को पूरा नहीं करती, मानकों के विपरीत ये दिया गया है। संजय जी, पहले भी आपने आरोप लगाया था जल शक्ति मंत्री के ऊपर, तो उसको मंत्री ने निराधार बताया और मानहानि का नोटिस भेजा। तो मैंने कहा तो कि उस मानहानि के नोटिस को पाने के बाद मैं थर थर कांप रहा हूं और इसीलिए मैंने ये सारे और आगे की कहानी बता दी कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, उनको वो आदित्यनाथ जी के मंत्री हैं, उनको मंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। वो रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह उसकी सफाई दे रहे हैं, पूरे टाइम सफाई दे रहे हैं। तो ये तो एक अजीब बात है ना भाई। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने कोई ठेका दिया ही नहीं, तो ये आपके अधीक्षण अभियंता की जो चिट्ठी है ये क्या कह रही है? इसमें तो आलोक कुमार सिन्हा बाकायदा क्यूएपी जारी कर रहा है इसके लिए। ये सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। ग्राम प्रधान का हमने अपनी चिट्ठी में भी जवाब दिया है। किसी भी ग्राम प्रधान से उन्होंने ना कोई प्रस्ताव लिया है, ना उनको शामिल किया गया है। ये सरासर वो गलत जानकारी, झूठी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने टीपीआई के बारे में भी झूठी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में टीपीआई का रेट ज्यादा है, फला प्रदेश में टीपीआई का रेट ज्यादा है। पहली बात तो आप ज्यादा क्यों देखते हैं, कम क्यों नहीं देखते? मैंने तो 2 स्टेट के कागज दिखाए, एक जगह 0.2%, एक जगह 0.4%। और आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का क्या रेट लगा रखा है? 1.33%, 3 गुना ज्यादा। और आप चाहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए कि आप सरकार में आप मुकदमा कर देंगे। तो आज आप मुकदमा कीजिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर आदित्यनाथ जी के राज में कार्रवाई नहीं हुई तो अगली सरकार जो भी बनेगी, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। मैं आज आपको कह दे रहा हूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। हाँ, वो विधायक की चिट्ठी दिखाइए, आप दिखाइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं दिखा रहा हूं मैंने क्या बोला था। मैं दिखा रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विधायक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने इसी आलोक कुमार सिन्हा, जो इस समय SWSM का अधीक्षण अभियंता है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप, गंभीर आरोप लगाया था। इसको तो वो स्वीकार कर रहे हैं और मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चिट्ठी जारी की थी। तो आपसे तो झूठ नहीं बोल सकता, आपके सामने वो चिट्ठी जारी की थी, उसकी PDF बना के मीडिया के लोगों को भेजी थी। मैंने कहां कहा कि SWSM से संबंधित शिकायत थी? मैंने तो यह कहा कि SWSM के चीफ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जो व्यक्ति बनाए गए हैं, उसके बारे में विधायक अजय सिंह ने ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसको वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, तो उनकी FIR बनती कहां है? लेकिन अब आप एक चीज बताइए कि अगर आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ मामला है, उनके सबसे करीबी का मामला है, तो किसी भी विधायक को बोलेंगे बुला के कि भाई इन पर 4 FIR कर दो, तो विधायक कैसे मना कर देगा? तो उस विधायक से मेरी सहानुभूति है। अगर 2-4 मुकदमे उनसे और आदित्यनाथ जी कहते हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि और लिखवाइए आप, मुझे कोई चिंता नहीं उसकी। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, वो उनकी पार्टी के विधायक हैं। अभी जैसे मैंने और कुछ भाजपा नेताओं की चिट्ठी दिखाई, हो सकता है इनको भी बुला के कह दें कि आप FIR लिखाओ संजय सिंह के खिलाफ।
लेकिन जो चिट्ठी मैंने दिखाई थी, अजय सिंह की चिट्ठी दिखाई है, इसमें होगी आपके पास, वो चिट्ठी 100% सही चिट्ठी थी और मैंने उसकी पीडीएफ फाइल भेजी आपको और तीनों को, हाँ सबको दे दिया है। संजय जी, जिस कंपनी को लेकर आप रोक लगा रहे हैं चाहे वो आपकी रश्मि मेटल रश्मि मेटालिक्स, या रहमानी बिल्डर को लेकर है, दिल्ली सरकार भी इससे काम करा रही है। हाँ वो भी उन्होंने एक जानकारी दी है। एक बात मंत्री जी ने कहा कि हम ठेकेदार को ठेका देते हैं, ठेकेदार किससे सामान खरीदता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके सामने उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था उनकी बात को, बता दें। एक सेकंड में बता। तो ठेकेदार को 5 कंपनियां हैं जिनको ठेका मिला है जल जीवन मिशन का, और उन 5 कंपनियों में से पाइप सप्लाई के लिए जो कंपनियां इंपैनल्ड की गई हैं, यानी जिन कंपनियों को अधिकृत किया गया कि आप पाइप सप्लाई करेंगे, उनमें रश्मि मेटालिक का नाम ही नहीं है। तो आपने फिर रश्मि मेटालिक के लिए चिट्ठी कहां लिखी है? दिल्ली सरकार की एक चिट्ठी दिखाई है, वो ठेकेदार की चिट्ठी दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार की कोई चिट्ठी दिखाई है ना, हम दिल्ली सरकार की गाइडलाइन आपको दिखा रहे हैं। हमने क्या लिखा है, लाइए जरा। Procurement, inspection and testing of MS/DI pipes and fitting, इसमें हमने लिखा है who has not been blacklisted, debarred, disqualified, disallowed to supply iron pipes by any of the central, state government, board, corporation, procuring entity of India with respect to quality issues in last 3 years, ये हमने लिखा हुआ है। और मैं मंत्री जी से चाहता हूं और आदित्यनाथ जी की सरकार से चाहता हूं कि गुमराह मत कीजिए आप। मेरा सवाल क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं, ये काम मत कीजिए। ये आपके सरकार के अधिकारी की चिट्ठी है जो रश्मि मेटालिक के फेवर में दी गई है। आप किसी ठेकेदार के द्वारा खरीदी गई रश्मि मेटालिक के पाइप का जिक्र दिल्ली में कर रहे हैं। हमारे सरकार की चिट्ठी नहीं दिखाया आपने, हमने कोई परचेज, आपने तो बाकायदा लिखा है इसके लिए। तो इसलिए बेसिर पैर की बातें करने से उनका भ्रष्टाचार रुक नहीं जाएगा और ना वो छिप पाएगा। उन्होंने जो किया है उसकी सारी डिटेल्स मैंने सामने रखी है। और रश्मि मेटालिक मेरे ऊपर 5,000 करोड़ का भेजा है, 5,000 करोड़ का नोटिस भेज दिया। कुछ भी मतलब मन में आ रहा है। अब इनको पता नहीं है, अनिल अंबानी ने 10,000 करोड़ का नोटिस भेजा था मेरे ऊपर, अब फिर वो भाग गए, पता नहीं चला उनका कहां चले गए। पहले हिस्ट्री तो पता कर लो। हिस्ट्री सीटर बना रहे हो, मेरी हिस्ट्री नहीं पता कर रहे हो। मुकदमे लिख के हिस्ट्री सीटर बना रहे हो, कम से कम मेरी हिस्ट्री तो पता कर लो। योगी सरकार जो है देवबंद में एटीएस कमांडर सेंटर बनाने जा रही है। कहीं भी बनाए, पूरा प्रदेश उनका, पूरा प्रदेश उनका है, हर जगह बनाए, गांव गांव में सेंटर बनाए। हमारे मुख्यमंत्री जी मुकदमा मंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको 7 खून माफ है। लेकिन एटीएस का सेंटर वो सिर्फ देवबंद में नहीं, मैं तो कह रहा हूं जहां जहां उनको जरूरी लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए। आतंकवाद रोकने का सेंटर है ना, तो आतंकवाद रोकने के सेंटर वो 1000 बनाए पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या दिक्कत है? संजय जी, 180 लेकिन ये घोटाला भी रोकने का काम करें। बाबा जी कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूं, आपके नीचे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने कागज मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आप बताइए, मैंने इनका ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला खोला, मैंने राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला खोला, मैंने इनका वेंटिलेटर बच्चों के लिए जो खरीदा गया उसका घोटाला खोला, मैंने किस तरह से इनके एक बेसिक शिक्षा मंत्री ने बेईमानी की उसका घोटाला खोला, मैंने इनके 9 करोड़ रुपए किस तरह कस्तूरबा में खा लिए गए बच्चियों के भोजन के नाम पे उसका घोटाला खोला। कार्रवाई कुछ करते नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई अलग कर देते हैं, मुकदमे लिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मुकदमा मंत्री नहीं बनना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आप खाली कहते रह जाएंगे मैं बड़ा ईमानदार हूं, ईमानदार हूं, ईमानदार हूं।
कार्रवाई में तो कुछ दिखता नहीं आपका। जी आप कुछ पूछ रहे हैं। 180 कंपनियों का जिक्र किया है आपने, एनजीओ और उसमें बोला 60% ऐसी एनजीओ है जिनके मानक पूरे नहीं हुए। तो क्या वो 60% की पूरी डिटेल्स देंगे आपको? मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, उसकी भी शेयर कर दूंगा। अभी जो मेरे पास है वो आपको दे दे रहा हूं, जिन कंपनियों का, जिन संस्थाओं को इन्होंने काम दिया है। कुछ तो आपको सीधे तौर पे पढ़ने में ही समझ में आ जाएंगे कि जल के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया होगा, और कुछ आप भी जांच करके निकालेंगे। कुछ कागज मेरे पास आ गए हैं, वो अगली सीरीज, ये तो लंबी सीरीज चलेगी अभी, और एक एक चीज मैं आपके सामने करूंगा। अभी आपको आज बता देता हूं क्या करूंगा सामने। जल जीवन मिशन के तहत आरओ लगने थे, उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको भी सामने करूंगा। ये जल जीवन मिशन, मैंने आपको कहा ना, ये एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है, और इसके बहुत सारे कागज हैं। आप चाहते हैं एक दिन में सारे खोल दूं, तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि लंबा काम करना पड़ेगा। अभी एक नोटिस और में आएगी, 2-4 मुकदमे और लिखे जाएंगे, फिर एक कागज और आपके सामने लेके आऊंगा, फिर 2-4 मुकदमे लिखे जाएंगे, तो ये थोड़ा अभी लंबा चलेगा। कागज मेरे पास सब रखे हैं, मैं मुकदमों का थोड़ा इंतजार कर रहा हूं। अगला मुकदमा हो जाए तो उसको जाहिर करूंगा आपके सामने। आपने अयोध्या में जमीन घोटाले का भी आरोप लगाया था, तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब आरोपों से? ये बात आपने जरूर अच्छी कही। जब सरकार बेशर्म होती है, जब सरकार चोरों की और भ्रष्टाचारियों की होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, वो सरकार इनको जेल भेजने का काम करेगी। और ये कोर्ट की जहां तक बात है, विधिक कार्रवाई की जहां तक बात है, लोकायुक्त में मैंने शिकायत कर दी, थाने में मैंने शिकायत कर दी, कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा हूं। और जल जीवन मिशन में अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि ये केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार का पैसा भी इसमें लगा हुआ है। और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अपनी विधिक राय ले रहा हूं। इसमें डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। जैसे ही वकीलों की राय इस बारे में आ जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से, कांग्रेस पार्टी के अजय लल्लू जी से अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जल जीवन मिशन का जो भ्रष्टाचार हुआ है, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कृपा करके आप लोग सदन में इस मामले को उठाएं। ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। मैं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, राजभर जी की पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से भी, क्योंकि पता नहीं मुझे कि वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहन जी आजकल बहुत नरम हो गई हैं बीजेपी को लेके, उनको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना चाहिए। निकालो भाई। देखिए, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आशीर्वाद यात्रा है भाजपा की, वो दुत्कार यात्रा बन गई है। गांव गांव में इनके मंत्री विधायक दुत्कारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उनके साथ झगड़े हो रहे हैं। तो मैं जेपी नड्डा जी से और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के कारण, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कृपा करके उनको आशीर्वाद यात्रा में ना भेजें। उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो इसलिए अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की सुरक्षा। ये आप देखिए कल क्या हुआ, ये देखिए आप, ये आशीर्वाद यात्रा में
एक कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है, कह रहे तुम बीजेपी के ही नहीं, ये माननीय मंत्री जी हैं बोल रहे हैं, टेनी जी। अब आपने देखा कि एक विधायक जी गए, मलिक साहब, उमेश मलिक जी, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया। तो कम से कम अपने पार्टी के मंत्रियों का, सांसदों का ख्याल रखना चाहिए बीजेपी को। ऐसे उनकी जान को जोखिम में मत डालिए। यह आशीर्वाद यात्रा आपके लिए दुत्कार यात्रा बन गई है। हर जगह भाजपा के लोगों को दुत्कारा जा रहा है, और दुत्कारा कर्म के कारण जा रहा है, क्योंकि कोरोना की महामारी लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि लोग नहीं भूले हैं किस तरह से आपने किसानों को, बताइए, मवाली कह रहे हैं किसानों को, आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, वो कैसे भूल जाएंगे लोग। हमारे भी पिताजी किसानी करते हैं, हमारे बाप दादा किसान हैं, तो आप उनको मवाली कहेंगे, गुंडा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे? ये तो बड़ी अपमानजनक बात है। दूसरी बात आपने जो कही, मैंने सदन में माननीय सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को सुना था, और दूसरे कई सांसदों ने भी इस पे चिंता व्यक्त की थी। अभी नए ओबीसी संशोधन के बाद ऐसी चर्चा है, मुझे मालूम नहीं कितने हकीकत है इसकी, कि यादव बिरादरी को, कुर्मी बिरादरी को, जाट बिरादरी को और कुछ कुछ बिरादरी को ओबीसी की लिस्ट से शायद बाहर कर दिया जाए और दूसरी कुछ जातियों को शामिल कर दिया जाए। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, ये झगड़े कराने का काम, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम मत कीजिए आप। मैंने सदन में सुना था रामगोपाल जी को चिंता व्यक्त करते हुए कि यादव बिरादरी को ओबीसी से निकाल सकते हैं। ये झगड़े लड़ाने का काम मत कीजिए आप। आपको नई जातियों को शामिल करना है, कीजिए, लेकिन उनकी सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद। दूसरा, 50% आरक्षण की सीमा है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है। और आप यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से मेरी बात गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। 27% की आरक्षण की सीमा में आप 50 जाति और शामिल कर दीजिए, तो क्या आप पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या अगर घर का कमरा 27 है, रहने वाले उसमें पहले 50 थे, अब अगर उसमें रहने वालों की संख्या 500 हो जाएगी, तो क्या आप उनको उस घर में रख पाएंगे, उन कमरों में रख पाएंगे? क्या 27% आरक्षण की सीमा आपने तय कर दी, उससे 1% आप आगे बढ़ा नहीं सकते, और ओबीसी सूची में आप 50 जाति कह रहे हैं हम और शामिल कर देंगे। तो ये तो झगड़े लड़ाने वाला काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। अगर आपकी मंशा साफ है तो सीमा बढ़ाइए, आप सीमा बढ़ा दीजिए। यही काम आपने उस समय किया था। सवर्णों को 8 लाख की सीमा वालों को 10% आरक्षण दे दिया। अब 95% सवर्ण जो है वो 10% का आरक्षण, और 5% जो अमीर सवर्ण है उनके लिए आपने 40% छोड़ दिया। तो सोचते क्या हैं आप लोग? किस तरीके से आप व्यवस्था करते हैं आरक्षण की? आपने सवर्णों के लिए आरक्षण किया 10%, उसमें सीमा लगा दी 8 लाख की, तो 8 लाख की कमाई वाले सवर्णों की सीमा हो गई लगभग 95%, और जो 8 लाख से कमाई के ऊपर के जो सवर्ण हैं वो तो 5% बचे। अब उन 5% लोगों को आपने 40% आरक्षण दे दिया। इससे सबसे जो गंभीर बात है, इससे थोड़ा अलग हटके मैं कह रहा हूं, 97% नौकरी इस देश में प्राइवेट सेक्टर में है, 3% नौकरी मात्र सरकारी सेक्टर में है। सरकारी नौकरी है नहीं। आरक्षण किस बात का आप कर रहे हैं? पेड़ का कर रहे हैं, पौधे का कर रहे हैं, घास का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, किसका आरक्षण कर रहे हैं आप? आप तो रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, सब तो बेचते जा रहे हैं आप। एफसीआई बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, छोड़ा क्या है आपने? तो इसलिए ये आरक्षण के नाम पे और ओबीसी संशोधन के नाम पे
मुझे तो लगता है एक और झगड़े की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है, और मुझे याद है कि जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था तो एक कमंडल लेके पूरे देश में निकल गए थे, और उस कमंडल की भी हालत ये कर दी इन्होंने कि प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट दे दीजिए। वो लाए भाई, एक सेकंड। अच्छा, इसको कल करेंगे, रख दीजिए। मैं आपको फोन कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं तो 2 बजे बताया था आपको। आज बड़े खुशी का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सीताराम निषाद जी के पुत्र श्री दिग्विजय निषाद जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय सीताराम निषाद जी बीकापुर क्षेत्र फैजाबाद से, अयोध्या से 5 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, और उनकी अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठा, समाज में एक अच्छी पहचान थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पुत्र दिग्विजय निषाद जी बीकापुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान अपने माध्यम से दे रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी परिवार में श्री दिग्विजय निषाद जी को शामिल करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इनके आने से समाज के वंचित तबके में, शोषित तबके में एक अच्छा संदेश जाएगा, और इनके साथ मिलकर हम जो आम आदमी को आगे ले जाने की जो हमारी धारणा और विचार हैं उसको बल मिलेगा। मैं हृदय से स्वागत करता हूं दिग्विजय जी का। सीताराम सरकार कांग्रेस समाजवादी बीजेपी सब में रहे हैं। आप कुछ बोले? ये ना कुछ भी नहीं आ बैठ जाइए। मैं दिग्विजय निषाद पुत्र श्री सीताराम निषाद, मेरे पिताजी कई बार विधायक मंत्री रहे, और जब से उन्होंने क्षेत्र छोड़ा तब से उस क्षेत्र का विकास एकदम नहीं के बराबर हुआ। वहाँ की जनता के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, हर स्तर पर उनके साथ अन्याय हुआ, और इसी के देखते हुए और आप पार्टी के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, केजरीवाल जी के साथ, उनके सानिध्य में अपने क्षेत्र का, अपनी जनता के साथ उनका विकास करना चाहता हूं। धन्यवाद। भैया सद्दाम भाई भैया